हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व जो है हम लोग उसको देख रहे हैं। और उसी में हमारा पहला जो इसमें जो यूनिट्स हमारी शुरू हो रखी है, हम इसको देख रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत का क्या मतलब है, इसको हम कल आपका देख चुके हैं कि वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब किससे है? ऐसी अर्थव्यवस्था से कि हम लोग बात करते हैं आमतौर पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक्स से। क्लियर है? तो कल हम बहुत सारी चीजों को इसमें आपका पढ़े थे और इसमें गौर करके एक एक करके हमने बहुत सारी चीजों को इसमें देख लिया था। ठीक, एक एक करके हमने देखा सारी चीजों पर, बात भी की। कैसे भोजन की यात्रा को हमने देखा कि एक कॉन्टिनेंट से निकलकर दूसरी कॉन्टिनेंट में पहुंचे और आलू ने कैसे वहाँ के लोगों के जो गरीब लोग थे उनके जीवन में कैसे आपके खुशहाली भरी, इसके विषय को भी हम लोगों ने गौर करके आपका देख लिया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और गौर करके देखते हैं विजय और बीमारी जो व्यापार का दौर था, इसको भी हमने अच्छे से देख लिया। ठीक, और गौर करके हमने इन सारी चीजों को इसमें ऐड करा और ऐड करके एक एक चीजों को हमने इसमें ले लिया। ये देखने के बाद हमने मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि बीमारियां कैसे एक कॉन्टिनेंटल से निकलकर दूसरे कॉन्टिनेंटल में गई। इन सारी चीजों को हमने भी बहुत अच्छे से गौर करके देखा। आज हम इसमें जहां से हम लोगों ने लास्ट अंतिम किया था वहां से आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज ऐसी है जो उसको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ और बीमारियों का बोलबाला था। कैसा था? अगर आप लोग 19वीं सदी तक देखते हैं यूरोप को, तो बीमारी, गरीबी और भुखमरी का ही आपको साम्राज्य दिखाई देगा। ठीक है, और शहरों में क्या मिलेगी? बेहिसाब भीड़ और बीमारी जो है उनका ही क्या मिलेगा आपको? बोलबाला मिलेगा। कब? ये स्थिति है आपका 19वीं सदी में, खास कर यूरोप की बात कर। क्लियर है? वो यूरोप जो इतना डेवलप है, वो यूरोप के वो देश जिन्होंने बहुत सारे देशों पर राज करा है। लेकिन ये कंडीशन बहुत बात की है, ये 19वीं सदी की बात है। ठीक, धार्मिक टकराव आम थे, तो वहां भी जो आपका धर्म को लेकर जो हिंसात्मक रूप था वो भी बड़े आम रूप में आप वहां देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। कहाँ जाने लग गए थे वो? यूरोप से भागकर अमेरिका जा रहे थे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों में कपास और चीनी के उत्पादन के लिए लाया गया। क्या लाया गया? कपास और चीनी का जो उत्पादन है उसके प्रोडक्शन के लिए उनको लेकर आया गया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना गया। कि जब बहुत लंबा समय बीत गया तो 18वीं शताब्दी में दो देश ऐसे कॉन्टिनेंटल्स में निकल के आए जो सबसे रिच थे। क्लियर है? उन रिचों में बात करें तो एक था चाइना और दूसरा था भारत। ठीक, वो दुनिया के सबसे अधिक धनी आपके देशों में गिना गया। एशियाई व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था, यानी कि जितना भी एशिया से जो आपका ट्रेड होता था, ये दो कंट्री ऐसी थी जिनका सबसे ज्यादा क्या था? अपना योगदान था। ठीक, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कि 15वीं शताब्दी से चीन दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया था। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि जैसे 15वीं शताब्दी शुरू हुई, चाइना ने अपने संबंधों को क्या करना शुरू कर दिया? कम करना शुरू कर दिया। कम का अभिप्राय उनका सिंपल था कि वो ज्यादा अब लोगों में हस्तक्षेप करने की नीति या ट्रेड के मन से नहीं था, बल्कि वो अपने तक सीमित रहने की ज्यादा कोशिश करने लगा था। कौन? चाइना। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते
विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा था। अब इससे क्या हुआ कि जो विश्व व्यापार है उसका केंद्र आपका पश्चिम की तरफ आपका खिसकने लगा था। कहाँ का व्यापार खिसक रहा था? पश्चिम का। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। अब जो यूरोप है वो क्या बन गया था? विश्व व्यापार का सबसे बड़ा, जो आपको अगर कोई ट्रेडिंग पॉइंट था तो वो ट्रेडिंग पॉइंट कौन था आपको पता होना चाहिए। तो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट आपका ये था। ठीक, अब एक फोटो हमको दी गई है, गुलामों की खरीद फरोख्त में न्यू एलिस स्टेट लंदन ऑफ न्यूज में नीलामी कर रहे थे। इस तरह से गुलाम बिकते थे और लोग उनको खरीदने आते थे। देखिए, पहले भारत में विदेश में जो दास्ता थी, जो स्लेब था, उनको लोग खरीदते थे। गुलाम को खरीदकर उन्हें अपने लिए काम करने के लिए उन्हें रखते थे। दास दासियों का बड़ा प्रचलन था, राजाओं महाराजाओं के यहाँ था। लेकिन वर्तमान में आप कोई दास नहीं रख सकते। भारतीय संविधान ने इसको मानवता के विरुद्ध माना है और पूर्णतः बैन इसको माना गया है। क्लियर है? तो उस समय ये सारे कल्चर क्या थे, वहां आपके प्रचलित थे। ठीक, तो अब इसमें सेकंड यूनिट शुरू हो रही है 19वीं शताब्दी, यानी कि 1815 से लेकर 1914 के बीच का जो समय है, इस समय में हम लोग दुनिया की हर चीजों का स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो बेसिक जो आपका इंफ्रा है, जो बेसिक आपका इंट्रो है, वो आप इसको समझ चुके हैं कि क्या प्राइमरी कंडीशन थी, क्या चीजें हैं। तो एक बार मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे जिन्होंने लेक्चर पढ़ा है, एक बार अगर जितना हमने पढ़ लिया है इसमें कोई भी आपका डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, सिल्क रोड इत्यादि के समझ में नहीं आया है, कुछ भी ऐसा है, कोई भी ऐसा टकराव की कंडीशन है, कोई चीज नहीं है आपके समझ में, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। 1 मिनट का आप लोग समय ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए पूरी पहली यूनिट को, ताकि हम सेकंड यूनिट पर जब चलें तो अगर कुछ सेकंड यूनिट में पहली यूनिट का चीज आती है तो वो स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का पर्पज सिंपल ये है। क्लियर है? देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अच्छे से। सभी बच्चे गौर करके देखिए, सिल्क रूट के विषय में जानना है, कुछ और अन्य चीजें हैं जिनके विषय में आपको पढ़ना है, तो आप बेहिचक पढ़ सकते हैं। देख लिया? चलिए, कुछ डाउट, कोई क्वेरी बनी है से बच्चों? उन्नीसवीं शताब्दी, कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। ये वो टाइम है जब दुनिया में बहुत तेजी से आपको जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वो आपको नजर आने लगे। कब? खास करके बात कर रहे हैं 19वीं जो सेंचुरी है, 90th जो आपकी सेंचुरी है, इसमें बहुत बड़ा व्यापक रूप में जो आपका बदलाव है, वो आपको बदलाव इसमें दिखाई देगा। ठीक, देखिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज की काया पलट कर दी। विदेशी संबंधों के नए ढेर ढल गया। अब देखिए, जो 19वीं सदी है, जिसमें बदलाव है, जो चेंजिंग का दौर है, वो केवल एक स्तर का नहीं है, हर स्तर पर बदलाव है। चाहे वो आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो, इसने जो हमारा पूरा समाज, जो आपकी सोसाइटी थी, उसकी काया पलट कर दी। काया पलट का मतलब है बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल कर रख दिया। किस सदी में? 19वीं सदी में। और आप देखते हैं, जब भी हम आधुनिकता की बात करते हैं, चाहे वो समाज की दृष्टि से हो, समाज में आए, चाहे आपके सुधारों को लेकर हो, और चाहे आपका आर्थिक सुधारों को लेकर हो, तो हमेशा बात कहाँ से होती है? 19वीं सदी से हम लोग प्रारंभ करते हैं। कि अगर हमारे समाज में, हमारे समाज का मतलब हम विश्व के समाज की बात कर लीजिए, चाहे अपने देश की बात कर लीजिए, जो बदलावों का जो दौर शुरू है वो कहां से है? वो 19वीं शताब्दी से ही शुरू माना जाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नियमन की तीन तरह की गतिविधि का मतलब है जो उनके प्रभाव का उल्लेख किया है। इसमें पहला प्रभाव होता है व्यापार का, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं,
जैसे कपड़ा या गेहूं आदि तक व्यापार तक सीमित था। दूसरा है श्रम का प्रवाह, इसमें लोगों के काम रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह है पूंजी का, जिसे आप देखेंगे अल्प अथवा दीर्घ अवधि के दूर दरवाजों के इलाकों तक निवेश किया जाता है। कहाँ करते हैं? जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में इन चीजों पर आपका जो है निवेश बेसिकली किया जाता है। ठीक, ये हमको गौर करके आपको देखना है, इन चीजों पर हमको बात करनी। तो निवेश कहाँ हो रहा है, प्रवाह किस प्रकार का है, किस सदी में है, सेकेंडरी जो है वो आपका प्रवाह किसका हुआ, लेबर का हुआ, और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान आपके ले जाएगा। क्या कारण था? काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। और तीसरा प्रवाह था पूंजी का। पहला प्रवाह किसका हुआ? कपड़ा यानी कि वस्तुओं का। दूसरा हुआ श्रम का, और तीसरा हुआ पूंजी का। ठीक, यही थे। वो शॉर्ट टर्म के लिए थे तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली इन तीन चीजों का ही मूविंग हो रही थी, किसी भी एक देश में दूसरे देश में, कॉन्टिनेंटल में, सोशल में, जहां भी आप समझे, इन तीन चीज का चेंजेस हो रही थी। ठीक, ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे, और आप देखेंगे सिमिलरली एक दूसरे से कैसे थे, अटैचमेंट थे, और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के मौजूदा संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्त और बंदिशें लगाई गई थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभाव का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और क्या कर पाएंगे? विश्व अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग अध्ययन करें तो इस पहलू से हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना है। क्या कर सकते हैं हम, बहुत अच्छे से इसकी जो स्टडी है उसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, इस पर एक एक करके जो है अपनी बात कर लीजिए, गौर कर लीजिए। किसी का कोई भी ऐसी क्वेरी बन जाए, कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ भी ऐसा फंक्शनल बॉडी है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि कैसे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कैसे डिसाइड हुई है और कैसे आपके चलने लगी है, इस पर हमको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। एक एक पहलू को देखने की आवश्यकता है, एक एक चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए तो इनको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी हम पहली यूनिट इसमें देख रहे थे 2.1 की पहली यूनिट, तो इसमें आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो, आप कोई बदलाव को ना समझ पाए हो, किस तरह का कोई ऐसा फेज है जो आप नहीं समझ पा रहे हो या आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझ तक भेज सकता है बेहिचक। देख लीजिए एक बार। हुआ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो आपकी इकोनॉमी है उसका कैसे ओरिजिन होता है, इस थोड़े फ्रेज को हम लोग एक बार जानने का प्रयास करें। देखिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करना होगा। पहले क्या देखना होगा, अगर हमको समझना है कि कैसी वहां वर्किंग थी, तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया थे यूरोप के, और किन चीज का खाद्य प्रोडक्शन क्या था, और उपभोक्ता यानी कि जो चीजों को लेते हैं उनका रुझान, मतलब आपका चीजों को लेकर उनकी सोच बदल रही थी या जो बेहतर थी, उस पर हमको बात करनी है। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, जो भी देश हैं उनकी प्राइमरी कंडीशन क्या थी कि हमको क्या होना है, इंडिपेंडेंट होना है। किस पर? कम से कम हम खाद्यान्न के मामले में इतने हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं कि हमें दूसरे देश की तरफ ना देखना पड़े। ना देखने का मतलब है कि हमको दूसरे देश से सहायता ना लेनी पड़े,
हमें चीजें जो है आपकी मंगानी ना पड़े, इस तरह से हर देश की एक प्राइमरी कंडीशन थी। और सोच भी रहे थे, आज भी सोचते हैं कि कम से कम हम खाद्यान्न में क्या हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। और देखिए, अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता है तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है और सामाजिक तनाव फैलता है। क्या होता है, जो उनका जीवन स्तर है वो आपको गिर जाता है और जो सामाजिक तनाव है वो फैलता है। आइए देखते हैं कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। उन कारणों को भी हम लोग गौर कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 18वीं सदी के अंत आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ, जो ब्रिटेन है तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या बढ़ने लगी, बहुत तेजी से आपका बढ़ रही थी। कहां पर, ब्रिटेन में। नतीजा, देश में भोजन की मांग बढ़ी। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाद्यान्न चीजों पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, खाद्यान्न चीजें लिमिटेड है तो उनकी मांग बढ़ेगी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद महंगे होने लग गए। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। क्या हम क्या नहीं करेंगे, मक्का का जो आयात है वो नहीं करेंगे, क्योंकि मक्का वहां खाने के रूप में जो पार्ट ऑफ फूड है वहां का रहता है मक्का का, क्योंकि मक्का आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में वहां होती है। ठीक, ये कारण रहा। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया। देखिए, मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, तो वहां क्या होगा, लॉ माने होता है कानून कहा गया। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करें। क्या करें, किन्होंने परेशान किया, जो उद्योगपति थे, जो शहर के लोग थे, उन्होंने मजबूर कर दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने मक्का कानून बनाया है, जो आपने लॉ कानून, ये कॉर्न लॉ बनाया है, ये आपको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो उद्योगपति थे वो उसके सख्त विरोध में आ चुके थे। क्लियर है, देख लीजिए इसको एक बार, थोड़ा समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशन बनेगी, क्या स्थिति उनके सामने खड़ी हो रही थी। चलिए, देखा आपने, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमतों पर खाद्यान्न आयातित किया जाने लगा। अब कीमतें गिर गई तो हम सस्ते रेट में मंगा सकते थे चीजों को। आयातित खाद्यान्न पदार्थ पर लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप मतलब रिजल्ट जो निकला, ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लग गई थी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पा सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव से उजड़कर वे शहर या दूसरे शहर में जाने लगे। अब देखिए, जब बेरोजगारी फैलती है तो लोगों को काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अपने कम से कम खाने की तलाश में वो क्या निकलते हैं, शहरों की तरफ निकलते हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करना ही पड़ता है। और क्या हो गए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करने के लिए चले गए। अब देखिए, जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन का उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही। कैसी रही, उद्योग की जो कंडीशन थी वो काफी फास्ट होने लग गई थी, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इसी से लोगों की जरूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थ का और भी मात्रा आयातित होने लगी। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीन को साफ करने लग गए थे। क्या हो गए थे, हर ऐसी कंडीशन थी जो आपका ब्रिटेन की चीजों को देखकर वो सारी चीजों को ब्रिटेन में आपका साफ कर। क्लियर है, एक एक करके ये सारी चीजें आपके धीरे धीरे साफ हो रही थी। ठीक, ये हमको देखना है। खेती की जमीन को साफ कर देने के लिए काफी नहीं था। अब जो आप खेती की जमीन साफ कर रहे थे, केवल इतना ही हो जाए, ये काफी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे जरूरत नहीं थी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई
गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक है कि दूसरे इलाकों के वहां के लोग आकर बसें, यानी कि नए घर बने, नई बस्तियां बने। इन क्या बने? नई बस्तियां भी बनना जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। अब किन की जरूरत थी? दो ऐसे एसेट चाहिए थे, एक पूंजी चाहिए था और एक श्रम चाहिए था। ठीक। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी लाने लगे। अब पैसा कहां से आने लगा आपका? लंदन से। और कह रहे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी कि श्रम प्रवाह होने लगा। प्रवाह का मतलब होता है फैलना, भेजना। क्या कहते हैं? फैलने भेजने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है बहना, चलना। तो क्या हो गया? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या आने लग गए? आपके स्थायी मजदूर, क्योंकि उनको घर प्रोवाइड किए जाने लगे, ये सारी चीजें होने लगी थी। क्लियर है? आप देखिए, एक इमेज हमारे सामने है, जहाज की एक इमेज है, आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। अमेरिका को रवाना होते आप प्रवासियों के लदे जहाज का चित्र है। एमडब्ल्यू रिलेड ने बनाया है कि कैसे लोग जहाज पर लदकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। ये आपके लेबर प्रभाव वाला मैटर है जो हमारे सामने हमको चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहे हैं कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, कि पूरी दुनिया के 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दराज दूसरे देशों में जाकर काम करने लगे, क्योंकि रोजगार इतना बढ़िया था नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं थी, खाद्यान्न चीजों की कमी थी। तो लोगों को जाहिर सी बात है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मूव करना था। तो लगभग 15 करोड़ लोग क्या हो गए? ऐसे करके वो क्या निकले? अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना घर बार छोड़कर एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेडी हो गए। देखिए, जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश आप्रवासी का चित्र है। देखिए, लोग जहाज पर जाने के लिए वो अपना वेट कर रहे हैं कि कब जहाज आएगा और कब हम क्या होंगे, कि इस जगह से अपने जहां हमको जाना है उसके लिए हम लोग निकलेंगे। तो देखिए, बेरोजगारी, भूखमरी, काम की तलाश, ये कोई आज समय का मुद्दा नहीं है। ये कोई भी सदी रही हो, किसी भी समय में प्राइमरी कंडीशन यही बन कर रही है। यही स्थिति ऐसी चलती रही है और यही स्थिति को आप गौर कर देखते भी आ रहे हैं। क्लियर है? इन सभी का जायजा, इन सभी की चीजों को आपको बहुत गौर करके आपको देखना है। क्लियर है? कह रहे हैं कि 1890 तक वैश्विक यानी कि विश्व पर कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, यानी कि कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी आ चुकी थी। इस घटते क्रम में श्रम का सत्या विस्थापन, रुझान, पूंजी प्रभाव, पारिस्थितिकी और तकनीकी के गहरे बदलाव आ चुके थे। हमारे अब भोजन किसी आपस के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब आपने खुद तो काम करने वाले किसानों को ही खाद्य निर्भर पदार्थ नहीं रहे, यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूरों से करने लगे थे जो संभव हाल ही में वहां गए थे। ऐसे खेतों में काम कर रहे थे। महज एक पीढ़ी पहले लगभग ठेठ जंगल में रहती थी। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेलवे का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता था। कहते थे कि क्या होता था, जो लोग थे वहां के बसे हुए,
उन सभी सर क्या था, बहुत कम आधार पर आपका इनसे वेतन लिया जाता था, मतलब वेतन मिलता था और इन पर काम कराते थे। क्लियर है? बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नट के बदलाव अपने यहाँ पंजाब में देख सकते हैं। यह ब्रिटिश भारत ने अर्ध रेगिस्तानी परत जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों पर लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केन हाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनाल कॉलोन यानी अब कॉलोनी नहर बस्ती उनको कहा गया। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानियां कपास की भी रही हैं, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन के लिए विभिन्न इलाकों में इतनी भारत हासिल थी कि 1820 में 1814 में विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस कपास के लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक गेहूं यानी कि गेहूं और कपास जैसे फसल उत्पादन, कोयले जैसे खनिज पदार्थ था। इन सभी को उत्पादन के लिए ये सारी चीजें क्या हो गई थी? डन हो गई। ठीक, तो आप इनको देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन इसमें रही है, क्या चीज है, कैसे कैसे यूज हुआ, क्या समस्या थी, कैसे प्रवासी मजदूर कैसे प्रभाव रहा, कैसे नई चीजें हैं, कैसे आत्मनिर्भरता बढ़ी, कैसे कैसे पर डिपेंडेंसी थी। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे चक्कर। देख लिया बच्चों? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, देख लिया? चलिए, तो इसमें जितना हमने पढ़ा है, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कहीं भी चैप्टर को लेकर, पूरे में एक बार शुरू से हम लोग, तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि सेकंड यूनिट इसमें प्रारंभ हो चुकी है। सेकंड यूनिट्स को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी? मेरे प्यारे बच्चों बताइए, किसी कोई क्वेरी है तो। अब दूसरी इसमें यूनिट शुरू होती है, तकनीकी की भूमिका, टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी भूमिका को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर अभी समय समाप्त हो रहा तो नई यूनिट शुरू कर देंगे तो बीच में रह जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप चैप्टर को पढ़िए, रिवीजन करिए, कुछ ही समझ नहीं आती बेहिचक बिना डरे आप मुझसे अपना डाउट पूछिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।